नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कल मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन कोई नहीं, आज मैं 2 क्लासेस अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें ये पहली क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग जो है मेनली क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, ये 3 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं हिस्ट्री के। तो इन 3 चैप्टर्स में से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल के आरंभिक चरण जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं को कौन सा काल कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल या फिर पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल की पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई हैं क्या कहलाती हैं, या फिर हाथ से जो लिखी गई प्राचीन काल की पुस्तकें हैं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं पांडुलिपि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, पांडुलिपि प्रायः किस पर लिखी मिलती है, तो पांडुलिपि प्रायः भोजपत्र या फिर तारपत्र पे लिखी मिलती है। तारपत्र अथवा भोजपत्र पे लिखी मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ है, तो हम लोगों ने 2 लाइब्रेरी के बारे में जाना था, पहला खुदाबख्श और दूसरा क्या, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय। तो खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ थी, पटना में। ठीक, और आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा भरतपुरा पालीगंज में। आगे क्वेश्चन है, पुरातात्विक लिखित स्रोत के जो महाकाव्य कविता नाटक मिले हैं ये किन किन भाषाओं में लिखी मिली हैं, तो ये हम लोगों को मिली है संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और प्राकृत। जिसमें से सबसे ज़्यादा किस भाषा में मिली है, तो संस्कृत भाषा में मिली है। इसके अलावा तमिल, कन्नड़ और प्राकृत भाषा में भी हम लोगों को मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पानी नहीं होगा यहाँ पे, पत्थर अथवा धातु की सतह पर नुकीले औजार द्वारा उत्कीर्ण पुरातात्विक स्रोत क्या कहलाते हैं। ठीक, पत्थर या धातु का सतह है, ठीक, उस पर नुकीले औजार द्वारा क्या किया गया है, खोद कर लिखा गया है, तो यह स्रोत क्या कहलाता है, यह स्रोत कहलाता है अभिलेख। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, अभिलेख पर क्या क्या मिलती है, क्या क्या लिखी मिलती है, तो अभिलेख पर मिलती है राजा तथा महत्वपूर्ण लोगों के आदेश मिलते हैं, उनकी उपलब्धियां मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पुरातत्वविद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पटना के कुम्हरहार नामक स्थान की खुदाई किसने करवाई थी, तो पटना के कुम्हरहार नामक स्थान की खुदाई किसने करवाई थी, डॉक्टर एस्पूनर ने क्या करवाई थी, पटना के कुम्हरहार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी, जिसमें हम लोगों को क्या क्या मिला था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले थे और सोने के बैल के टुकड़े मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पटना के कुम्हरहार नामक स्थान की खुदाई में क्या क्या मिले हैं। अभी हम लोगों ने इस बात की है, क्या क्या मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले हैं और सोने के बैल के टुकड़े मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के पर क्या क्या अंकित होते थे। शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के पर क्या क्या अंकित होते थे, तो शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या फिर कोई लिपि अंकित होती थी। क्वेश्चन नंबर 15, पुरातात्विक वस्तुओं
के समय निर्धारण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सामान्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? पुरातात्विक जो खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिलती हैं उनके समय निर्धारण के लिए सामान्यतः हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो उस विधि का नाम है रेडियो कार्बन विधि या फिर कार्बन 14 पद्धति। रेडियो कार्बन विधि या फिर कार्बन 14 पद्धति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना किस आधार पर होती थी? ठीक, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना किस आधार पर होती थी? तो ये होती थी विक्रम संवत और शक संवत के आधार पे। याद रखेंगे, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। आगे बढ़ते हैं। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बीसी क्या है देख लेते हैं। जैसे कि पहले क्लास में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि समय निर्धारण के लिए तिथि के लिए हम लोग क्या करते हैं कि तिथि का, जैसे कि इसमें एक होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व। ठीक, ईसा पूर्व को ही अंग्रेजी में बीसी कहते हैं और ईस्वी के लिए ही हम लोग प्रयोग करते हैं एडी। ठीक, ईसा पूर्व के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बीसी, और ईस्वी के लिए क्या यूज करते हैं? एडी। ठीक, और ये यहाँ पे होता है 0। ठीक, तो तिथि की गणना कैसे की जाती है? तो 0 से आगे बढ़ते हैं। ये 0 कौन सा समय काल है? तो ईसा मसीह का, ये क्या है? ईसा मसीह का जन्म का समय है। ठीक, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उसे किससे, उस वर्ष को किससे काउंट किया जाता है? 0 से। और वहाँ के बाद से हम लोग 1, 2, 3 ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं और फिर पीछे जाते हैं तो 1, 2, 3, 4। ठीक, इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। ठीक, समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया 0। इससे इधर की तिथि क्या कहलाती है? किसमें लिखी जाती है? एडी में। हिंदी में बात करें तो ईस्वी में। इससे इधर की तिथि किसमें लिखी जाती है? बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में। ठीक, तो इस बीसी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इस बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक, बिफोर क्राइस्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। ठीक, बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समय निर्धारण के लिए 0 वर्ष कौन सा समय है? अभी हम लोगों ने चर्चा की समय निर्धारण में जो है 0 वर्ष कौन सा समय है? तो ईसा मसीह का जन्म का समय है। ईसा मसीह के जन्म का समय है। क्वेश्चन नंबर 20, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को बांटा गया है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे ये भारत है, ठीक, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक, दूसरा भाग कौन है? उत्तर का मैदान। क्या है? उत्तर का मैदान। तीसरा क्या है? तीसरा है दक्षिण का पठार। और चौथा क्या है? सुदूर दक्षिण का मैदान। ठीक, ये चारों क्या हैं? भाग हैं। ठीक, पहला भाग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का मैदान। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये जो हिमालय और उसके जो है तराई क्षेत्र से लेकर के और हिमालय तक का भाग क्या कहलाता है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये वाला भाग जो गंगा यमुना और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? मैदानी भाग। ठीक, ये हो गया मैदानी भाग। ये हो गया
पर्वतीय भाग, ठीक। और ये हो गया हमारा दक्षिण का पठार वाला भाग। और उसके बाद ये जो नीचे है, ये नीचे, ये कहलाता है हमारा क्या, सुदूर दक्षिण का मैदान, ठीक। तो ऊपर में पर्वतीय भाग, ठीक। इसके बाद ये हो गया उत्तर का मैदान, और फिर ये हो गया दक्षिण का पठार, और ये फिर हो गया हमारा सुदूर दक्षिण का मैदान, ठीक। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ये जो मैदानी भाग है इसमें हम लोग देखते हैं ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ठीक। नदियों के बारे में देख लेते हैं। फिर जो है ये दक्षिण जो है, दक्षिण का पठारी वाला भाग, तो ये जो है ये हो गया हमारा विंध्याचल पर्वत, और ये हो गया हमारा सतपुरा की पहाड़ी, ठीक। नर्मदा नदी ये आई, ठीक। ये महानदी, ठीक। और उसके बाद ये जो नदी है ये है ताप्ती नदी। दक्षिण सुदूर मैदान में ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी, और ये कावेरी नदी, ठीक। तो उत्तर के मैदान में कौन कौन नदी, तो गंगा यमुना। दक्षिण के पठार में तो नर्मदा और ताप्ती। इसको थोड़ा जूम करके हम लोग देख लें। उत्तर मैदान में गंगा नदी और यमुना नदी, दक्षिण के भाग में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और सुदूर दक्षिण के दक्षिण के पठारी वाला भाग में नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। और उसके बाद जो है सुदूर दक्षिण के मैदान में हम लोगों को गोदावरी, कृष्णा, और फिर जाकर के कावेरी नदी, ठीक। नदियों के बारे में हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन सी पहाड़ियां उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। कौन सी पहाड़ियां उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है, विभाजक कौन है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत और सतपुरा की पहाड़ियां। विंध्य पर्वत और सतपुरा की पहाड़ियां क्या करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण पठार के अंतर्गत बहने वाली नदी कौन कौन सी है, तो दक्षिण पठार के अंतर्गत बहने वाली नदी नर्मदा नदी और फिर ताप्ती नदी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भारत के किस भाग में बहती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भारत के किस भाग में बहती है, तो बहती है किधर, सुदूर दक्षिण भाग में, सुदूर दक्षिणी मैदानी भाग में, सुदूर दक्षिणी मैदानी भाग में बहती है। कौन कौन, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहाँ से है, तो तराई के जंगलों से प्रारंभ हो करके और हिमालय के शिखर तक क्या है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का विस्तार है। तराई के जंगलों से प्रारंभ हो करके और कहाँ तक, हिमालय के शिखर तक। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर के मैदान में किन किन नदियों से सिंचाई का काम होता है। उत्तर के मैदान में किन किन नदियों से सिंचाई का काम होता है, तो गंगा, यमुना और सिंधु नदी और इनकी सहायक नदी। सिंधु, गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। किन किन नदियों से, सिंधु, गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को किससे अलग करती है। भारत के उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत को किससे अलग करती है, तो ये करती है अलग उत्तर तथा पश्चिम तथा मध्य एशिया से, ठीक। पश्चिम तथा मध्य एशिया से अलग करती है, ठीक। भारत उपमहाद्वीप का उत्तरी सीमा पर जो पर्वत श्रृंखला है वो भारतीय उपमहाद्वीप को किससे अलग करती है, तो पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करती है, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय महाद्वीप के उत्तरी सीमा में स्थित पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, 3 दर्रों की हम लोगों ने बात की थी। वो 3 दर्रे कौन कौन से हैं,
तो वो 3 दर्रे कौन कौन से हैं? खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। खैबर, बोलन और गोमल दर्रा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क किन देशों से बना रहता है? तो ईरान और अफगानिस्तान से। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क किन देशों से बना रहता है? तो अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था? तो गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में है, किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। अभी फिलहाल मेहरगढ़ किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। ठीक, 3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। गेहूं और जौ की फसल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था? तो मेहरगढ़ में उपजाया गया था। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में है? तो उत्तर पश्चिम भाग में है। मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, मेहरगढ़ में गेहूं और जौ जैसी फसलों को कब उपजाया गया था? ठीक, मेहरगढ़ में गेहूं और जौ जैसी फसलों को कब उपजाया गया था? तो लगभग 6000 ईसा पूर्व। लगभग 6000 ईसा पूर्व। अगर अभी से बात करें तो 6000 पहले का ईसा, 6000 पहले का और प्लस 2000 अभी का, तो टोटल हो गया 8000। 8000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया गया था। क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है कि मेहरगढ़ में गेहूं और जौ जैसी फसलों को आज से कितने साल पहले उपजाया गया था? तो उस केस में आंसर हो जाएगा हमारा 8000 साल पहले। और कितने ईसा पूर्व में उपजाया गया था? तो 6000 ईसा पूर्व में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के किस दिशा में है? सिंपल सा क्वेश्चन। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के किस दिशा में है? तो उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 32, भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कहाँ से किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन। जहाँ से हम लोगों को जहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उपजाई गई थी वहीं से, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। ठीक, भेड़, बकरी, गाय बैल जैसे पालतू पशुओं को पालतू बनाना शुरू कहाँ से किया गया था? मेहरगढ़ से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु और इसकी सहायक नदियां भारत के किस दिशा में बहती है? सिंधु और इसकी सहायक नदियां भारत के किस दिशा में बहती है? तो सिंधु और इसकी सहायक नदियां भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व दिशा में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? आपको बतला दें कि इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर उस जगह की आदिवासी समूह का नाम रखा गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा। और हम लोग जानते हैं कि उधर की जो आदिवासी समूह हैं उनके नाम भी इन्हीं पहाड़ियों के नाम पे है। क्वेश्चन नंबर 35, विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल है। वहाँ लगभग आज से 3000 साल पहले लोगों ने किस संस्कृति का निर्माण किया था? इस संस्कृति में बतला दें, इस संस्कृति की एक विशेषता थी कि इसमें जो है मृतक को दफना करके उसके चारों तरफ पत्थर गाड़ दिए जाते थे। इसलिए याद रखिएगा, यह संस्कृति क्या कहलाई है? महापाषाणी संस्कृति। ठीक, 35 नंबर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफना करके उसके चारों तरफ क्या गाड़ दिए जाते थे? तो बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफना करके उसके चारों तरफ क्या गाड़ दिए जाते थे? बड़े बड़े पत्थर। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कहाँ पे किया गया था? तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पे किया गया था। कितने साल पहले? तो 3000 साल पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37,
सबसे पहले चावल का फसल कहाँ उपजाया गया था? सबसे पहले चावल का फसल कहाँ उपजाया गया था? तो चावल का फसल सबसे पहले उपजाया गया था कुलडीहवा और चौपानी मांडो में। बतला दें आपको कि कुलडीहवा अभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुलडीहवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे पहले यहीं चावल का फसल उपजाया गया था। कुलडीहवा एवं चौपानी मांडो विंध्य पहाड़ियों के किस दिशा में स्थित है? तो विंध्य पर्वत उत्तर प्रदेश किस दिशा में है? तो उत्तर में है, यानी कि क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उत्तर। कुलडीहवा और चौपानी मांडो विंध्य पर्वत के किस दिशा में हैं? तो उत्तर दिशा में हैं। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। ठीक, इंडस, इंडस, ठीक, जिसको हिंदी या संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। क्या कहा जाता है? सिंधु। ठीक, संस्कृत में क्या कहा जाता है इंडस को? सिंधु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हिंद एवं हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? ठीक, किस भाषा के शब्द हैं? तो हिंद एवं हिंदुस्तान जो है फारसी के शब्द हैं। ठीक, फारसी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आरंभिक मानवों का मुख्य बसेरा कहाँ था? आरंभिक मानवों का मुख्य बसेरा कहाँ था? मुख्य रूप से जो आरंभिक मानव थे कहाँ रहते थे? तो वो रहते थे गुफाओं में। ठीक, आरंभिक मानवों का मुख्य बसेरा कहाँ था? गुफा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, महेश्वर आदि स्थल किस राज्य में हैं? भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, महेश्वर आदि जो स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल, किस राज्य में हैं? तो ये हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में। 40, प्राचीन काल में शिकारी लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? प्राचीन काल में शिकारी लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? तो चित्र बनाते थे और नाच करते थे। रंगीन चित्र बनाते थे। चित्र में भी किस तरह का चित्र बनाते थे? रंगीन चित्र बनाते थे। आपको बतला दें कि रंगीन चित्र बनाने के लिए रंग कहाँ से लाते थे? तो रंगीन पत्थर को ही क्या किया जाता था? कूट करके या फिर जो भी हो महीन करके, और फिर क्या किया जाता था? इनसे रंग प्राप्त किया जाता था। रंग बनाया किससे जाता था? तो बांस के ब्रुश से रंग बनाया जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, शिकारी लोग रंगीन चित्रों के लिए रंग कहाँ से तैयार करते थे? तो रंगीन पत्थरों को घिसकर। रंगीन पत्थरों को क्या करते थे? घिस करके और रंगीन चित्रों के लिए रंग तैयार करते थे। आगे है, शिकारी लोग चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? बांस के ब्रुश का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों के औजार की तरह औजार कहाँ मिले हैं? फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों के औजार की तरह औजार कहाँ मिले हैं? आपको बतला दें, यह जो जगह है बिहार में स्थित है। बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। और इस स्थल का क्या नाम है? तो इस स्थल का नाम है पैसरा। पैसरा कहाँ है? बिहार के मुंगेर जिले में है। आगे क्वेश्चन नंबर 47, पैसरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो पैसरा मुंगेर में स्थित है। मुंगेर कहाँ है? बिहार में है। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा जगह है? पैसरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रारंभिक मानवों के औजार मुख्य रूप से किस चीज के बने होते थे? प्रारंभिक मानवों के औजार मुख्यतः किस चीज के बने होते थे? तो वो बने होते थे पत्थर के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल का समय 2 लाख वर्ष से लेकर के 14,000
साल पहले तक, 2 लाख से लेकर के 14,000 साल पहले तक माना जाता है पूरा पाषाण का समय काल। क्वेश्चन नंबर 50, किस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी? तो किस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल में। ठीक, मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिससे जो है गेहूं, जौ, मरुआ जैसे फसल क्या हुए, अनाज स्वतः ही उगाए, घास के मैदान बहुत ज़्यादा हो गए, जिससे क्या हो गए कि शाकाहारी जो जानवर थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में पर्यावरण में बदलाव आया और वातावरण में गर्मी बढ़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 14,000 साल पहले से लेकर के 8,000 साल पहले तक क्या माना जाता है? मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, वातावरण में गर्मी बढ़ने से कौन कौन से अनाज स्वयं उगाए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वातावरण में गर्मी बढ़ने से कौन कौन से अनाज स्वयं उग गए थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, जौ और मरुआ। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि साथ ही साथ घास के जो है हरे हरे घास के मैदान भी उगाए थे, घास के मैदान भी उगाए थे, जिससे क्या हुए कि शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई थी मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 53, किस समय के लोग पत्थरों को लकड़ी पर लगा करके बने औजार इस्तेमाल करने शुरू करी थी? किस समय के लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल के लोग पत्थरों को क्या करते थे? लकड़ी पर लगा करके और उससे बने औजार का इस्तेमाल करने की शुरुआत करी थी। किस समय के लोग? मध्य पाषाण काल के लोग। क्वेश्चन नंबर 54, नव पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? नव पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 8,000 से 3,000 साल पहले तक। ठीक, 8,000 से 3,000 साल पहले तक नव पाषाण काल का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व में। ठीक, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो खेती की शुरुआत हुई थी सबसे पहले ईरान और इराक के देश में। ईरान और इराक की तलहटी वाला जो एरिया था उसमें सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी। कितने साल पहले हुई थी? तो 8,000 से 10,000 साल पहले हुई थी। 8,000 से 10,000 साल पहले हुई थी। कहाँ हुई थी खेती की शुरुआत? ईरान और इराक देश के तलहटी में। क्वेश्चन नंबर 56, ईरान और इराक देश के तलहटी में खेती की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8,000 से 10,000 साल पहले। 8,000 से 10,000 साल पहले अगर इसको ईसा पूर्व में पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 2,000 घटा दिया जाएगा, तो 6,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। 6,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। ठीक, और अगर अभी से साल कितने साल पहले की बात करें तो 8,000 से 10,000 साल पहले की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है भारत में खेती की शुरुआत सबसे पहले कब और कहाँ हुई थी? भारत में खेती की शुरुआत सबसे पहले कब और कहाँ हुई थी? तो खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो पश्चिम उत्तर भारत में हुई थी। आज से करीब 5,000 से 6,000 साल पहले हुई थी। कहाँ हुई थी? पश्चिम उत्तर भारत में हुई थी। पश्चिम उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 58, मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? हम लोग बात कर चुके हैं किस देश में है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 59,
कोल्डिहवा भारत के किस राज्य में स्थित है? कोल्डिहवा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, कोल्डिहवा के खुदाई के दौरान किन किन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डिहवा की खुदाई के दौरान, कोल्डिहवा से खुदाई के दौरान किन किन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा चावल और जानवर की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। चावल और जानवर की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश, पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश से खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ और सुअर। ठीक, इसके साक्ष्य मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ और सुअर के साक्ष्य मिले हैं। बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की। बुर्जहोम भारत के किस राज्य में स्थित है? बुर्जहोम भारत के किस राज्य में स्थित है? बुर्जहोम भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। अभी ये केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है। अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो बुर्जहोम कहाँ है? अभी बुर्जहोम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। आपको बता दें कि कश्मीर अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। बुर्जहोम से खुदाई के दौरान किन किन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? बुर्जहोम से खुदाई के दौरान किन किन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी। इसमें से दलहन एक ऐसी वस्तु है जिसकी शुरुआत, जिसको जो है सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था? तो बुर्जहोम में उपजाया गया था। आगे बढ़ते हैं। चिरौंध में किन किन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं? तो गेहूं, चना और जौ के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 65, खुदाई के दौरान मेहरगढ़ में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? खुदाई के दौरान मेहरगढ़ में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो खुदाई के दौरान मेहरगढ़ में 7 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 स्तर नवपाषाण युग के हैं। 7 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 स्तर नवपाषाण युग के हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्तर होता क्या है। स्तर उस समय भी हम लोगों ने बात करी थी, आज भी हम लोग बात कर लेते हैं कि एक संस्कृति, मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है एक संस्कृति उदय हुई और कुछ समय के बाद जो है उसका पतन हो गया। ये हुआ, इसका इमर्ज हुआ और फिर क्या हुआ? उसका यहाँ पे एक संस्कृति का उदय होता है और फिर क्या होता है? पतन होता है। फिर यहाँ से दूसरी संस्कृति का उदय होता है और फिर यहाँ पे उसका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। फिर यहाँ से तीसरी संस्कृति का उदय होता है और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक स्तर कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 स्तर कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा स्तर कहलाएगा। ठीक, स्तर का मतलब यही है कि वहाँ कितनी संस्कृतियाँ उदय हुई, फिर उनका पतन हुआ, फिर उदय हुआ, फिर पतन हुआ। तो मेहरगढ़ में खुदाई के दौरान 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि वहाँ जो है 7 तरह की संस्कृतियों का उदय हुआ, फिर पतन हुआ, फिर उदय हुआ, फिर पतन हुआ। ठीक, मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे? तो मेहरगढ़ के घर आयताकार एवं चौकोर होते थे। मेहरगढ़ के घर कैसे होते थे? आयताकार और चौकोर होते थे। क्वेश्चन नंबर 67, चिरौंध बिहार के किस जिला में स्थित है? चिरौंध बिहार के किस जिला में स्थित है? तो चिरौंध बिहार के छपरा जिला में स्थित है। चिरौंध बिहार के छपरा जिला, सॉरी छपरा जिला नहीं है, ठीक, छपरा में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? सारण प्रमंडल में पड़ता है। यहाँ पे एक सारण
और एक सीवान। 2 और एक और जिला है गोपालगंज। ठीक, तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सीवान और गोपालगंज। तो चिरौंद जो है कहाँ स्थित है? छपरा में स्थित है। छपरा सारण में। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है कि चिरौंद से खुदाई के दौरान कितने स्तर मिले हैं? तो चिरौंद से खुदाई के दौरान 3 स्तर मिले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ के घर कैसे होते थे? यहाँ के घर कैसे होते थे? तो यहाँ के घर गोल होते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से किन किन रंगों के बर्तन मिले हैं? किन किन रंगों के बर्तन मिले हैं? तो यहाँ से मिले हैं काले, काले नीले और लाल धूसर रंग के बर्तन मिले हैं। आगे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से किन किन अनाजों के साक्ष्य, यहाँ से किन किन अनाजों के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं गेहूँ, धान, मसूर इत्यादि अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ चना के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, गेहूँ, धान, मसूर ये क्या हैं? प्रमुख रूप से अनाज हैं जो चिरौंद में खुदाई के दौरान मिले हैं। ठीक, जिनके साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाता है? सेशन खत्म। हम लोगों ने टोटल आज बात करी है 71 क्वेश्चंस की। टोटल बात करी है 71 क्वेश्चंस की। तब तक फिर अब दूसरे क्लास के लिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी हो करते रहिए, करवाते रहिए। थैंक यू सो मच।